लिखो लिखो, आगे लिखो। कहां तक लिख लिया था? अच्छा, सिद्धांत पूरे पढ़ लिए थे ना? सिद्धांतों का एक डेफिनेशन वो डिफाइन नहीं किया था, उनको डिफाइन किया, मैं कहूं क्लासिफिकेशन नहीं किया था हमने, एक लाइन छोड़ दी थी। चलिए मुझे थोड़ा निर्मितवाद के बारे में बताइए, देखिए किसने दिया? क्या होता है निर्मितवाद? पुराने ज्ञान को भूल जाना, पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण कहां करना? मस्तिष्क में। किसके द्वारा करना? बच्चे करते हैं कि रिश्तेदार करते हैं? बच्चे खुद करते हैं ना। अच्छा, वो जो नया ज्ञान का निर्माण हुआ है, वो नया ज्ञान का निर्माण बाल केंद्रित प्रक्रिया एक नहीं है? शिक्षक क्या करता है? सुविधा पड़ता था। पाठ्य पुस्तकों में सारा लेते हैं क्या? नहीं लेते। डेविड आसुवेल ने कौन सा सिद्धांत दिया? शाब्दिक अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत। अच्छा, जो वर्बल मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी दी थी वो और जेरोम ब्रूनर की थ्योरी एक है कि नहीं है? क्या क्या समानता है उसमें? दोनों संज्ञानवादी है, दोनों कक्षा कक्ष में डायरेक्ट बात करते हैं, दोनों रटकर सीखने को इग्नोर करते हैं, दोनों सीखने का आधार अर्थपूर्ण अधिगम और समझ को मानते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जेरोम ब्रूनर आगमन तरीके से मानता है और वो निगमन तरीके से मानता है। अंतर यही है। अच्छा, एक थ्योरी हमने पढ़ी थी क्षेत्र बिंदु का सिद्धांत, किसने दिया? कुर्ट लेविन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फील्ड थ्योरी। और क्या नाम थे उसके? जीवन दायरा और सदिश और कर्षण, तल रूप, तीन संप्रते और लक्ष्य सूच का सिद्धांत। गोल इनसाइड थ्योरी भी वो था। तीन संप्रते दिए थे ना इसमें। अच्छा, मुझे ये बताओ, एक टोलमैन ने सिद्धांत कौन सा दिया? टोलमैन, चिन्ह पूर्णाकार का सिद्धांत। साइन गेस्टाल्ट थ्योरी दी थी। उसमें व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद का मिश्रण दिखाई देता है हमें। दोनों का मिश्रण है। कितने ग्रुप बनाए चूहों के? ए और बी। इसे अव्यक्त या आदर्श सिद्धांत भी कहते हैं ना हम लोग, क्योंकि इसमें जो बालक सीखता है ना, इसने जो प्रयोग किया था उसमें अधिगम को व्यक्त नहीं करता है। ए वाले ग्रुप वाले चूहों ने क्या नहीं किया था? अधिगम को व्यक्त नहीं किया था। उन्हें अधिगम तो हो जाता, अधिगम तो कर लेते वो, यदि सामने क्या रखा जाता? उद्दीपक रखा जाता था। फिर इसके बाद में बारिश आ रही है क्या? बारिश नहीं आ रही है? मुझे ऐसे ही लग रहा है। क्या माहौल बन गया? कितने बुरे नसीब है ना, क्या माहौल बनाया। यहाँ अधिगम और थॉर्नडाइक, टोलमैन और क्या क्या चीजें चल रही है। इसके बाद में अनुभवजन्य किसने दिया? कोल रोजर्स। कौन थे वो कोल रोजर्स? मानवतावादी। और इसके आधार पर अधिगम कैसे होगा? अनुभव के आधार पर। पूर्णतः क्रियाशील व्यक्ति सीख जाएगा। फिर प्रतिस्थापन। अच्छा, प्रतिस्थापन किसने दिया? वो कह रहा है कि स्थानापन्न करो, जगह चेंज करो। किसकी? उद्दीपक की। उसको अनुक्रिया के इतने निकट ले आओ कि अनुबंधन एक बार में ही स्थापित हो जाए। एकल प्रयास या इकेरा प्रयास था। फिर इसके बाद आवश्यकता पदानुक्रम किसने? यहीं तक पढ़े थे। अधिगम के प्रकार डेविड आसुवेल ने कितने माने? कौन कौन से? अंग्रेजी बताओ मुझे। रोट लर्निंग, रिसेप्शन लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग। यदि समस्या के नए समाधान की बात करें तो डिस्कवरी लर्निंग। खुद का डेविड आसुवेल का सिद्धांत किस पर आधारित? मीनिंगफुल पर आधारित है। मीनिंगफुल पर। किसको अस्वीकृत करता है ये? रोट लर्निंग को, ना। फिर कौन आया था? रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने ने कितने प्रकार बताए? किस में?
कंडीशंस ऑफ लर्निंग में। बताओ, देखिए पहला अंग्रेजी बताओ ना, सिग्नल लर्निंग। दूसरा स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। तीसरा चेन लर्निंग। चौथा वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। पांचवा विभेदन डिस्क्रिमिनेशन। छठवां कंसेप्ट। सातवां रूल लर्निंग। और आठवां प्रॉब्लम सॉल्विंग। इतने ही बताए। देखो, संकेत सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? संकेतों के माध्यम से सिग्नल लर्निंग करता है। यह सबसे आसान लर्निंग होती है। इससे आसान और कोई लर्निंग नहीं होती है। जैसे ये कौन है? ये कौन है? ये संकेत अधिगम है ना। आप कहीं ये चौड़े हो रहे होंगे, पता नहीं हमने कौन सा अधिगम कर लिया है। सबसे निम्न स्तर का अधिगम है, सबसे छोटे स्तर का अधिगम है। कौन सा है? संकेत अधिगम। इसमें संकेत अधिगम की व्याख्या की जाती है पावलोव के आधार पर, थॉर्नडाइक के आधार पर। समझ पा रहे हैं? पावलोव थॉर्नडाइक के आधार पर की जाती है। फिर इसके बाद में थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा ना बालक, इसको सीखने के बाद सीखेगा उद्दीपक अनुक्रिया। किसको सीखेगा? उद्दीपक। उसको इन्होंने माना है, रॉबर्ट गे ने कह रहा है कि जैसे स्किनर सिखा रहा है ना, वो अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया के अनुसार हो सकता है। वो अलग बात है कि अनुक्रिया पहले है, उद्दीपक बाद में है, लेकिन वो अधिगम बालक कैसे करेगा? उद्दीपक अनुक्रिया। यह अधिगम हो जाएगा। इसके बाद बालक को अधिगम होता है शाब्दिक श्रृंखला अधिगम। अच्छा, श्रृंखला अधिगम में क्या होता है? आपने कभी छोटे बच्चे को देखा जिसको आपने अलग अलग आकार के कुछ टुकड़े गुटके दिए हो और फिर उसको कहा होगा कि बेटा इसको क्रम से सेट कर दे? छोटा बच्चा। नहीं तो आप इमेजिन करके देखना, छोटे बच्चे को आप ऐसे टुकड़े दोगे, फिर उससे कहोगे बेटा एक के ऊपर एक लगा दे, बड़े से लेकर छोटा तक ले आ, वो नहीं लगा पाएगा। उसको नहीं पता होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। वो कहीं पहले नीचे छोटा घुसेड़ देगा, ऊपर बड़ा ले आएगा। जैसे उसको नोट देना आप छोटे, 1 का दें, 5 का दें, 10 का दें, 20 का दें, छोटे बड़े आकार में नोट देना, साइज में छोटे। वो नहीं समझ पा रहा है 500 का कौन सा है, 200 का कौन सा है, लेकिन साइज में भी। तो फिर वो उनको ठीक ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाता है कि नीचे नीचे बड़े वाले को लगाए, उसके ऊपर छोटे वाले को लगाए। यदि इस स्थिति में वो बालक होता है ना, इसका मतलब अभी तक वो बालक कौन सी लर्निंग नहीं सीखा है? चेन लर्निंग नहीं सीखा है, श्रृंखला अधिगम नहीं सीखा है। अच्छा, कई बार आपने बालकों को जब वो काउंटिंग सीखना स्टार्ट करते हैं, गिनती सीखना स्टार्ट करते हैं, तो काउंटिंग बुलवाते हैं तो बच्चों को बोलते हुए देखा है ना, 1 2 5 8 7 15 13, वो आगे पीछे बोलते रहते हैं ना। इसका मतलब है अभी तक उन्हें कौन सी लर्निंग नहीं हुई है? श्रृंखला, चेन लर्निंग। और चेन लर्निंग जिस दिन हो जाती है उस दिन वो किन्हीं भी चीजों को क्रम से व्यवस्थित करना सीख जाता है। बात समझ पा रहे हो? देखो, छोटे बच्चे को चेन लर्निंग, आपको चेन लर्निंग हुई होती है, इसलिए हम लोग सुबह से लेकर शाम तक के जो कार्य करते हैं ना, उनको व्यवस्थित तरीके से करते हैं। पहले कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, पहले कौन सा स्नान कब करना है, खाना कब खाना है, फ्रेश कब होना है, ये हमारे लिए तो क्या होता है? चेन से होता है। अच्छा, छोटे बच्चे के लिए होता है क्या? उसको कोई पता नहीं है, वो तो उठते ही खेलने लग जाएगा, उसको जो दिखेगा वो। अच्छा, वो खाना जब उसे भूख लगेगी तब खाना खा लेगा, उसकी जब मर्जी होगी तब कार्यक्रम आयोजित करेगा। वो जो बालक होता है ना, वो बालक नहीं समझ पाता है चीजों का क्रम व्यवस्थित करना। अब इसका उदाहरण कैसे? जैसे एक गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाने का एक उदाहरण है। गाड़ी चलाना यदि आप सीख गए हैं, इसका मतलब है कि आप चेन लर्निंग कंप्लीट कर चुके हैं। गाड़ी चलाने में सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करना, उसके बाद में क्लच दबाना, फिर उसके बाद में गियर डालना, फिर धीरे धीरे क्लच के साथ में एक्सीलेटर को दबाना, फिर चलना, फिर आगे से आगे गेज परिवर्तित करके जाना। इतने सारे कार्यों को यदि आप क्रम से मैनेज कर रहे हैं ना, इसका मतलब चेन लर्निंग हो चुकी है। अब इसका सवाल कैसे पूछा जाएगा? इसका एक बार सवाल पूछा गया कि एक स्कूल से लड़की का एक नाम दे रखा था, तो मान लीजिए राधिका नाम दे दिया कि राधिका स्कूल से आते ही, राधिका इतनी क्लास की बालिका है, स्कूल से आते ही वो सबसे पहले स्कूल से आते ही उसने अंदर कमरे के अंदर गई और कमरे के अंदर अपना बैग फेंक दिया, यूनिफॉर्म चेंज ही नहीं की और वो खेलने लग गई।
उसके बाद उसकी मम्मी ने आकर उसे डांटा और उसे कहा कि बेटा ये जूते उतार के बाहर रैंक पे रख के आ। वो उतार गया। निम्न में से वो कौन से अधिगम तक नहीं पहुंची है? श्रृंखला अधिगम तक नहीं पहुंची। भाई चेन लर्निंग तो तब होती जब वो आती और जूते उतार के रैंक पर टांगती, कोट उतार के और खूंटी पर टांगती, उसके बाद में वो अपने यूनिफॉर्म चेंज करती, फिर हाथ मुंह धोकर और नाश्ता वास्ता करती, तब इस स्थिति में पहुंच पाते कि हम कौन सी लर्निंग हो गई है, उसे चेन लर्निंग हो गई। तो इस प्रकार की आपको मैं सीधा सीधा कहूंगा कि यदि अव्यवस्थित कार्यों को व्यवस्थित करना सीख जाए तो कौन सी लर्निंग हो जाती है? उसे श्रृंखला अधिगम हो जाता है। अब बालक श्रृंखला अधिगम हो चुका है तो इसके बाद आगे बढ़ता है कौन से अधिगम की ओर? शाब्दिक साहचर्य की ओर। अरे शाब्दिक साहचर्य सामान्यतः शब्दों को याद करने से संबंधित होता है। साहचर्य तो मैंने आपको बता ही दिया है, एसोसिएशन होता है एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़कर सीखना। सामान्यतः बालक जब लोम विलोम, राज्यों की राजधानियां, शब्द युग्म वगैरह याद करता है तो वो एक शब्द के साथ दूसरे शब्द को जोड़कर सीखता है। जैसे बालकों के सामने बालकों को आपने लोम विलोम सिखा दिया, उसके बाद आप उसे कहते हो दिन, तो वो कहेगा रात। आप उसे कहते हैं राजा, रानी। आप उसे कहते हो गरीब, बताता है कि नहीं बताता है? एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ में क्या हुआ है? एसोसिएशन, साहचर्य हो चुका है। तो ये शाब्दिक साहचर्य अधिगम को काम में लेते हैं जब राज्यों की राजधानियां, लोम विलोम वगैरह याद करते हैं। इसके बाद में विभेदन। इसके बाद में विभेदन। विभेदन मतलब उद्दीपकों के मध्य विभेदन करना सीख रहा था ना, आपको याद है ना? अंतर करना सीख जाना, अंतर करना सीख जाना। किस में अंतर? जैसे मान लीजिए एक बालक यदि वो बाइक लेके जा रहा है और सामने सिग्नल पर लगी बत्तियों में अंतर करना सीख जाता है। यदि रेड बत्ती है तो वो रुक जाता है, यदि ग्रीन बत्ती है तो वो चल जाता है। वो संकेत अधिगम भी ऐसा नहीं कि वो बत्तियों को पहचान रहा है तो, लेकिन यदि उनमें वो विभेदन कर रहा है कि अब येलो बत्ती है तो वो धीरे 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 चलने लग जाएगा, ऐसी स्थितियां आ जाती है तो वो फिर क्या हो जाता है? विभेदन अधिगम हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग हो जाती। कई बार आपने देखा, आप ज्वाइंट फैमिलीज में रहे क्या? नहीं रहे तो देखी भी तो होगी ज्वाइंट फैमिलीज है, अभी भी है भी ऐसी ऐसी सिचुएशन है। गाँव में तो अपने ज्वाइंट फैमिली होती है प्रमुख, और ज्वाइंट फैमिली छोटी थोड़ी होती है। अपना परिवार वंश जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि भाई हाँ 8-7 से कम तो संभावना ही नहीं बनती थी। पहले माना ही नहीं जाता था। पहले तो उस व्यक्ति को समाज में तभी प्रतिष्ठा मिल पाती थी जब 10-15 पैदा नहीं करे, तब तक मिलती नहीं थी। ऐसा जमाना है हमारे। यदि हम नहीं तो हमारे दादा को देखें तो दादा वो लगभग कोई कहते हैं कि 5 भाई है, कोई कहते हैं 8 भाई है, 6 बहनें हैं, 7 भाई है, ऐसी सिचुएशंस बनती थी। आजकल तो वो लग एजुकेटेड हो गए, इसलिए उनको पता है कि यार इस वजह से देश पीछे रह गया। मुझे लगता है उतनी एनर्जी यदि देश के विकास में लगाई जाती तो आज हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका से आगे होती। उन स्थितियों में आप देखो एक ही परिवार में एक जैसे, अच्छा मॉडल भी एक जैसे होते थे। यदि मान लो पिताजी 8-10 भाई है तो उनके फिर 4-4, 5-5 तो संयोग से बनते हैं। तो यदि वो 10, 15, 20 एक हो गए ना एक जैसे, तो वो सब एक जैसे दिखाई देते थे, अंतर भी नहीं होता था। कैसे? अच्छा कपड़े भी आजकल की तरह थोड़ी होता है कि शोरूम पे आके कपड़े ले लिए। वो कोई उनमें से जो घर का मुखिया होता था ना, वो जाता था और एक थान लेके आता था पूरा का पूरा, पूरी सीट। घर पे टेलर को बुलाओ और सबके एक जैसे। अच्छा वो अलग चेंजेस कुछ नहीं होता था, अंडरगारमेंट की उसी के होते थे, या तो होते ही नहीं थे, बाई चांस होते थे तो उसी थान के, बाहर भी कपड़े उसी के और एक जैसे। और जब भी किसी के मृत्यु बोझ होता, बाकी शादी में तो इतने कहां जाए, मृत्यु बोझ होता, ट्रैक्टर में ट्रॉली में बैठ के एक ही जैसे चले जाते। वो वहां पर आगे जाते हैं ना तो 10-15 ऐसे मोहल्ले अलग अलग दिखते थे कि भाई ये उस मोहल्ले से आया है, ये उस मोहल्ले से, एक जैसे हुआ करते थे। कितना गजब का काम चल रहा था। वो सोच के देखो, जिसके इतना बड़ा परिवार है, छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा, अब उसके चारों ओर इर्द गिर्द खूब सारे चाचा ताऊ घूम रहे। वो बहुत बार उनके नाम में और उनकी शक्ल में अंतर नहीं कर पाता था। उसको लगता था ये चाचा कौन सा है, ये ताऊ कौन सा है, ये कौन सा है, ये वो है, ये वो। छोटा बच्चा उनमें अंतर नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता। वो उसको पूछते थे बेटा कौन आया है, बोले चाचा आया है। कौन सा आया है? अब वो कहता वो है शायद
वो चाचा है, शायद ये वो चाचा है। वो अलग अलग उनके नामों में और उनकी शक्ल के अनुसार विभेद नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब बालक अभी तक डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग तक नहीं पहुंच पाया है। यदि वो अंतर कर लेना तो कौन सा अधिगम हो जाए, उसे विभेदन अधिगम हो जाए। ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? परिवार में चाचा ताऊ को पहले पहचानने में लगता था, मुझे लगता था यार मेरे 2 ताऊ थे, पर परिवार के मतलब वो वहां नहीं रहते, थोड़े से दूर रहते थे, तो वो 4 ताऊ एक जैसे थे। 4 भाई थे वो, चारों ताऊओं में से मैं एक को तो मैंने पकड़ लिया था कि भाई ये तो है सबसे बुजुर्ग है, ये कपड़े अलग प्रकार का पहनता था, तो ये तो वो है। लेकिन उन बाकी 2 में से मैं पहचान नहीं पाता था, अरे ये कौन सा है, ये कौन सा है। कई बहुत कम ही तो देखते थे, धीरे धीरे समझ में आ जाए। लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये विभेदन अधिगम नहीं हुआ है मुझे, ये मेरी गलती नहीं है। अब मुझे पता लग रहा है कि वो विभेदन अधिगम नहीं था, वो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग तक मैं नहीं पहुंचा था। तो ये हो गया विभेदन अधिगम। इसके बाद जब ये हो जाता है ना, उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। किसी भी विषय वस्तु का कॉन्सेप्ट अपने मस्तिष्क में विकसित कर लेना क्या कहलाता है? संप्रत्यय अधिगम कहलाता है। किसी भी विषय वस्तु का कंसेप्ट अपने मस्तिष्क में, जैसे कंसेप्ट, जैसे मान लो बच्चा है घर में, अब घर में बच्चा है तो टीवी लगा हुआ है आपके घर में, अब उसको कम से कम दिन में 100 बार 200 बार ये बात सुनने को मिलती है। उसकी मम्मी कहती है तू अब टीवी देख लें, तू अब टीवी बंद कर दें, टीवी चालू कर दें, टीवी की आवाज़ कम कर दें, तू टीवी वाले कमरे में मत जा, तू टीवी मत देख, ये मत कर। वो बार बार टीवी 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 लगा रहा है। उसके धीरे 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 उसके दिमाग में आता है कि यार ये जो ऐसा ढांचा है ना, ब्लैक कलर का साग जिसपे ये कार्टून्स आते हैं, ये टीवी है। अब उसने कॉन्सेप्ट बिठा लिया। अब वो जहां कहीं भी देखेगा ना, बाहर जाके जहां कहीं भी देखेगा तुरंत, यदि मार्केट में बाजार में कहीं लगा हुआ है और उसमें आराम से मोदी जी भाषण दे रहे हैं, वो कहेगा देख मम्मा टीवी। वो क्या बताएगा उसे? टीवी, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट कहां बिठा लिया है? मस्तिष्क में। संप्रत्यय अधिगम ही है ना, कॉन्सेप्ट ही तो बिठा रहे हैं। अच्छा, आजकल का जमाना देखो आप, टीवी से ज्यादा पापा का नाम लिया जाता है कि देख तू रुक जा, अभी बदमाशी मत करन, पापा को आने देन, पापा आएंगे तो पिटवाऊंगी, पापा से बात कर लेन, ये देख पापा पापा, उसे 1000 बार पापा ही पापा लिया जाए तो उसके एक दिन मस्तिष्क में आ जाता है कि यार ये जो 6.25 फीट का है ना, ये पापा। कॉन्सेप्ट दिमाग में विकसित हो गया। अब पापा कहीं भी देख लें पापा को, कहीं भी, तो कहेगा ये कौन है? पापा। वो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में विकसित हो चुका है, वो संप्रत्यय है उसका। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, चिड़िया के पास गया, जैसे ही चिड़िया उड़ गई, कबूतर के पास गया, कबूतर उड़ गया, कागला के पास गया, कौवा के पास, कौवा उड़ गया है। हाँ, मतलब कुल मिला के ऐसे जो भी पक्षी है ना, वो उड़ रहे हैं। थोड़े दिनों में उसके मस्तिष्क में आ जाएगा कि यार ये जो इस प्रकार के जो भी जानवर है ना, ये उड़ने वाले होते हैं। फिर उसको हम समझाएंगे बेटा ये जानवर, वो पूछ भी लेगा, उसके प्रश्न काल फूटता है तो उस प्रश्न काल में पूछ लेगा ये क्या है, तो हम कहेंगे बेटा ये पक्षी है। अब उसके दिमाग में आएगा कि यार पक्षी उड़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट उसके मस्तिष्क में आ जाएगा। इसके बाद में नियम लर्निंग ही होता है। मतलब हम कहेंगे रूल सीख के आ रहा है ना बालक यदि एक नियम स्कूल में सीख के आ रहा है और उसका आके दूसरी जगह प्रयोग कर रहा है, तो वो नियम लर्निंग हो जाएगी उसकी। नियम कैसे सीख के आ रहा है? जैसे मान लीजिए बालक को स्कूल में सिखाया गया कि देख बेटा गोल वस्तुएं जो भी होती है ना, वो लुढ़कती है। गोल वस्तु जो भी होगी ना, वो लुढ़कती है। उसने नियम सीख लिया। अब वो जैसे ही घर आया और उसकी माँ ने एक मटका सर से उतार के नीचे जमीन पर फर्श पर रख रही थी, उतने में उसने कह दिया कि ये लुढ़क जाएगा क्योंकि ये गोल है। उसने यदि नियम सीखकर उसका प्रयोग दैनिक जीवन में कर लिया तो वो कौन सा अधिगम सीख जाएगा? और लास्ट में आता है सबसे मुश्किल समस्या समाधान। यदि बच्चे के सामने कोई समस्या आ रही है, उसका बिना किसी के सहारे वो खुद समाधान कर पा रहा है। जैसे समस्या आई, घर वालों ने मिठाई लाके ऊपर रख दी, अब उसके लिए समस्या है कि उसको उतारे कैसे। अब उसे समाधान करना है तो या तो कुर्सी खींच के लाएगा, उस पर चढ़ेगा, नहीं आ पाएगा। और समस्या आई तो आस पड़ोस वाले, अपने तो ऊपर वाले की दया से खूब होते हैं, किसी को भी बुला के ले आएगा,
किन्हीं भी बच्चों को बुला के ले आएगा और बच्चों को बुला के लाके कहेगा कि तू देख यहाँ खड़ा हो, मैं तेरे कंधे पर चढ़ता हूं। एक दूसरे के कंधे पर चढ़ेगा और उसको उतार लेगा। उसने बताओ समस्या का समाधान किया कि नहीं किया? यदि वो समस्या का समाधान स्वतंत्र ढंग से करने लग जाता है तो ये सबसे आखिरी लर्निंग होती है। इसके बाद वो बालक अधिगम के लिए परिपक्व परिपूर्ण माना जाता है। किसके लिए माना जाएगा? अधिगम के लिए। बात क्लियर है? तो हमने अधिगम के 8 प्रकार पढ़े हैं, आपको तो इनके क्रम ध्यान रखना है ना। अच्छा, अधिगम के सिद्धांत पढ़े थे ना हमने? क्या पढ़े थे? सिद्धांत। अधिगम के देखो देखिए, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, और बताओ देखिए, मानवतावादी। अच्छा, संज्ञानवादी भी तो 2 भागों में बांटे जा सकते हैं ना। एक कौन से? प्राचीन, और दूसरे आधुनिक। ये इस तरह से टेबल बनाओ। इस तरह की टेबल बनाओ। एक बार शांत हो जाओ। देखिए, एक बार के लिए साइलेंट हो जाओ, जैसे 2 मिनट का मौन रखते हैं ना, वैसे हो जाओ। चले आगे। देखो, आपको बताना है, बताओ। नंबर 1 से चलना है अपने को, सिद्धांत से, और मुझे बताते जाना मैं किस सिद्धांत को कहां रखूं। नंबर 1 से चलना है और आप बताते जाना। सबसे नंबर 1 कौन सा है? किस कहां रखूं? थॉर्नडाइक। नाम लेके बताओ मुझे इनमें से। देखो, ये रख दिया व्यवहारवादी। ऐसे दूसरे के कहने से नहीं रखवाना है ना। अच्छा, थॉर्नडाइक को रखना है रे। यहाँ किसको रखना है? थॉर्नडाइक को। क्या आपको डाउट है क्या इसमें कोई? थॉर्नडाइक क्या है? व्यवहारवादी है। और बताओ, पावलोव को कहां रखूं? व्यवहारवादी में। चलिए, ये रख दिया मैंने पावलोव। तीसरा कौन है? कहां रखूं? व्यवहारवादी में। चलिए, मैंने ये रख दिया स्किनर। चौथा कौन है? कॉलर। कहां रखूं? संज्ञानवादी में। संज्ञानवादी में तो 2 है, प्राचीन में, आधुनिक में।
वेरी गुड, ये रख दिया मैंने कॉलर को। कॉलर के बाद कौन सा पड़ा? हल। बताओ कहां रखूं? हल को कहां रखूं? कितने लोग मानते हैं कि हल को व्यवहारवादी में रखा जाना चाहिए और कितने लोग मानते हैं संज्ञानवादी में रखा जाना चाहिए? हल कौन सा था? पुनर्बलन का। चूहे को कहां ले जा रहा था? ले जा रहा था। चूहा क्रिया कैसे सीख रहा था? करके ही तो सीख रहा था ना। संज्ञानवादी होता तो चूहे को बता देता, बेटा देख उधर से रास्ता है, सीधा सीधा चला जा। बताया नहीं ना उसने। चूहा जा नहीं रहा था, इसलिए उसको थोड़ा भारी भरकम भोजन देना पड़ा ताकि वो भोजन के लिए आ जाए, लेकिन काम तो करके सीख रहा था कि नहीं सीख रहा था? कहां रखा जाएगा? व्यवहारवादी में। ये रख दिया मैंने हल। उसके बाद बांडुरा कहां रखा जाएगा? आधुनिक संज्ञानवादी में। और कोई है? वो आधुनिक, लेकिन नहीं रखते हैं उसको आधुनिक संज्ञानवादी में। उसकी सोच प्राचीन संज्ञानवादियों की तरह है। सोच कैसी है? प्राचीन संज्ञानवादियों की। बांडुरा को आपको बताओ तो एक व्यक्ति बता, हिलगार्ड ने, उसने संज्ञानवादी और व्यवहारवादी दोनों बताया था ना, लेकिन उसको माना जाएगा इस समय विभाजन करते समय कहां पर? संज्ञानवादी, क्योंकि उसने उपयोग कर लिया था संज्ञानवाद का, इसलिए उसको कहां रखा जाएगा? ये हो गया बांडुरा। और बताओ, बांडुरा के बाद कौन सा पढ़ा हमने? जेरोम ब्रूनर। कहां रखूं? संज्ञानवादी में। कौन से संज्ञानवादी में? आधुनिक में। उसको लिखवाया भी है हमने ना, ये आधुनिक संज्ञानवादी है, मतलब इसकी सोच थोड़ी और डेवलप हो गई है। ये तो सारे कुत्ते बिल्लियों की बात कर रहे थे, ये संज्ञानवादी होकर भी ये तो कुत्ते बिल्ली की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्ट क्लासरूम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कौन आ जाएगा? जेरोम ब्रूनर। और बताओ देखें कौन? डेविड आसवेल। कहां रखूं? आधुनिक संज्ञानवादी में। डेविड आसुबेल। अगला कुर्ट लेविन। बताओ, मानवतावादी। रख दो। हाँ, ये और कह रहे हैं साथ में, बोले हाँ रख दो। कहां लिखा था हमने कुर्ट लेविन में कि वो मानवतावादी है? कुर्ट लेविन गेस्टाल्टवादी है, और गेस्टाल्टवादी संज्ञानवादी होते हैं। कुर्ट लेविन। और बताओ, टोलमैन क्या है? बताओ, टोलमैन का सिद्धांत किसका मिश्रण है? व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद। और मैंने जब भी कहा कि जब व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी क्या है? संज्ञानवादी है। जब भी संज्ञानवाद और व्यवहारवाद का मिश्रण हो ना, उसमें संज्ञानवाद माना जाता है। तो कहां रखेंगे टोलमैन को? ये रख दिया हमने टोलमैन को। कॉल रॉजर्स। वेरी गुड। कहां रख देंगे? कॉल रॉजर्स। अब्राहम मैस्लो को भी रख देंगे तो समस्या खत्म हो जाए ना। और कौन बचा फिर? एडविन गुथरी। उसको व्यवहारवादी। अच्छा, एडविन गुथरी आधुनिक व्यवहारवादी इसलिए कि एडविन गुथरी को लास्ट में पढ़ा है। एडविन गुथरी को लास्ट में इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसकी बात बकवास थी, लेकिन फिर भी अपने को पढ़ना पड़ा। और केवल व्यवहारवादी था, अनुबंधन स्थापित करवा रहा था, उद्दीपक से अनुक्रिया करवा रहा था, करके सिखा रहा था। ये कह रहा बार बार करने की जरूरत नहीं है, करके तो सीखो, लेकिन ऐसा करो कि एक बार में ही सीख जाए। तो कहां जाएगा? व्यवहारवादी में। इतने ही पढ़े थे ना, बस इतने ही सिद्धांत है और हमने ये बांट लिए। अब आपको मैं बताऊं कि जो भी व्यवहारवादी सिद्धांत है ना, वो एसआर थ्योरीज कहलाते हैं, चाहे वो आरएस हो चाहे एसआर हो। एसआर सिद्धांत हो वो सारे के सारे कौन से होते हैं? व्यवहारवादी होते हैं। कौन से होते हैं?
व्यवहारवादी होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये व्यवहारवादी हो गए। ये टेबल चाहो तो घर जाके बना लो, या फिर अभी बनाओ, तो कौन मेहनत करेगा ना। तू मेहनत कर रहा है ना हमारे लिए, करता रहे। लिख लिया? टेबल तो बनाई हुई है, नाम लिखने हैं, 13 नाम लिखने हैं केवल। एक नाम लिखने में 3 सेकंड लगता है। टेस्ट कब है आपका? आज है? कितने बजे? हिस्ट्री चल रही है क्या उधर? नहीं, वैसे क्लासेस शुरू तो हो गई थी ना। राजवीर सर ले रहे हैं 1.5 घंटे। अभी तो 2-4 दिन क्लासें में एक ज्यादा हो गई है। अभी तो हेरोडोटस को याद किया होगा आपने। आधुनिक से शुरू किया है। कोई नहीं, फिर मतलब हम ठीक ठाक चल रहे हैं ना, हम ठीक ठाक चल रहे हैं। इस तरह से चलते रहे तो हैं 2 महीने। कितनी? क्या? मैं तो साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं रे अपनी। इसमें कितने घंटे और है? माइनस निकाल लो आप। साइकोलॉजी में किसने कहा? कोई और से पढ़ोगे? मेरे से पढ़ाने वाला तो मैं ही हूं ना। 70 कैसे हो जाएगा ऊपर? मैंने उसमें स्कूल मैनेजमेंट में 45 घंटे का कहा था, 50 का कहा होगा। बस तो 50 का कह के 55 हो गया, 70 का कह के 75 हो जाए। लगाऊं कैसे? तो मैं फिर कितनी ज्यादा बातें करने से फिर सूचना पहुंच जाती है वहां। हाँ? बताओ लगाऊं कैसे? या तो चुपचाप बैठ जाए, आप ही वहां बैठ जाओ, मैं यहाँ छुपके इसके अंदर बैठ जाऊं तो लग सकता है। बाकी लगाऊं किसमें? ये भी तो है ना। अच्छा 2-2 बार समझाऊं? वैसे भी समझा रहा हूं यार 2-2 बार, तो 3-4 बार तो समझा ही रहा हूं। अपना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने। अरे होली तो आएगी नहीं, होली तो आप आराम से चैन से मनाओगे, होली कैसे आएगी? यदि कंटिन्यू यही हाल चलता रहा, कंटिन्यू यदि यही हाल चलता रहा तो अरे एक कॉल आया था, कैमरे से छुप रहा था, कट गया। चलिए कहाँ? अच्छा अपने तारीख पूछ रहे हो आप मुझे? तारीख मत पूछो, घंटे पूछो। दिन के कितने घंटे चल रही है? 4 घंटे चल रही है ना। 1 तारीख से शुरू हुई है ना। और यदि 4-4 घंटे चलती रहे तो 72 घंटे कितने समय में होते हैं? 18 दिन में। कितने होते हैं? तो कितनी तारीख? 18। देखो और गुंजाइश है मेरे पास, और गुंजाइश बताओ। मान लो संडे को 1 घंटा ज्यादा हो, और मान लो किसी दिन हिस्ट्री की क्लास हो ही नहीं,
कुछ दिन ऐसे भी हो हैं। मतलब आपको मैं होली के बाद दुख नहीं दूंगा, होली से पहले पहले आप चैन से पड़ जाओगे। मैं भी यही सोच रहा हूं, ताकि होली की छुट्टियों से पहले जाके ज्वाइन करूं तो पेमेंट तो बने होली की छुट्टियों का। मैं भी यही सोच रहा हूं। अरे हो जाएगा, अपने तो घबराना ही नहीं है। समझ में नहीं आए ना उस जगह बता देना मुझे तो, कि भाई यहां समझ में नहीं आ रही है, वहां हम 2 बार और समझ लेंगे। ये जितना बड़ा टॉपिक था ना अधिगम, इतने बड़े बाकी वाले टॉपिक कोई नहीं है, सबसे बड़ा यही है। बुद्धि टॉपिक कितने बचे हैं? बुद्धि, व्यक्तित्व। 2 दिन बुद्धि, 2 दिन व्यक्तित्व, 1 दिन अभिप्रेरणा। दिन समझ रहे हो, दिन का मतलब 4 घंटे। और 1 दिन में समायोजन नहीं, 2 दिन में समायोजन और विशिष्ट बालक, अलग अलग प्रकार के बालक है ना वो। और फिर 3 दिन में या 4 दिन में ज्यादा से ज्यादा बाल विकास। बस हो गया सिलेबस, करो बंद रजिस्टर को। इतना सही छोटा सा पार्ट है अपना तो, और 100 पेज भरे नहीं जाएंगे। किसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं इनको? यार पता नहीं यार, इंग्लिश में तो कैसे बता सकता हूं, तू बता। तो फिर बता क्यों तू आग लगा रहा है? जब नहीं आ रहा तो इनको चैन से सोने देना आराम से। ये याद ही नहीं कर रही है अंग्रेजी। इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है क्या? हैं? अरे घबराओ मत, बताऊंगा मैं, समय आने पर सारी चीजें बताई जाएगी आपको। इन सबको कॉग्निटिव थ्योरीज बोलते हैं हम लोग, कॉग्निटिव थ्योरीज बोलते हैं। ये सारी की सारी मोटर लर्निंग वाली थ्योरियां हैं। याद आया क्या आपको कुछ? सेंसरी और मोटर, या सेंसरी थोड़ा सा ऊपर उठ के कॉग्निशन बन जाएगा, फिर संज्ञानवादी बन जाएगा ना। और ये मानवतावादी को तो ह्यूमन यानी मानव, ह्यूमनिस्ट मानवतावादी। हेडिंग लगाओ अभिप्रेरणा, सॉरी अधिगम हो गया ना। हाँ, हेडिंग लगाओ अभिप्रेरणा। अरे कहां हो गया रे? हेडिंग लगाओ अधिगम वक्र। लर्निंग करो, लर्निंग करो। अधिगम वक्र, लर्निंग करो की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। क्या होता है? अब थोड़ी देर अपने शांति पूर्वक इन चीजों को समझते हैं। बताओ, देखिए क्या होता है? सीखने के लिए बाधाएं उत्पन्न होती है, अधिगम करो कहते हैं। और सीखने को प्रदर्शित करता है वक्र। इधर वाले मोहल्ले में से भी बता सकते हैं, भले फेंक तो सकते हैं। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। बताओ देखे। अरे वो कहां गए? कोर कमेटी कहां गई? अभी सर्वे पे है क्या? हाँ हाँ, प्रयोगशाला में है। देखो मैं बताऊं आपको, मैं सीधा सीधा कहूं ना, सुनिए। सीखने की दर या सीखने की मात्रा को वक्र रेखा पर प्रदर्शित करने वाली रेखा, या फिर उसको ग्राफ पर प्रदर्शित करने वाली रेखा क्या कहलाती है?
वक्र रेखा, या उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अधिगम वक्र। अरे वक्र का मतलब ग्राफ पेपर नाम सुना है ना, ग्राफ में एक रेखा के माध्यम से ही तो प्रदर्शित करते हैं कि नहीं करते हैं, ग्राफ में किसके माध्यम से, रेखा के माध्यम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो यदि आप सीखने की मात्रा को, कि बालक कितना सीख रहा है, उसको यदि आप वक्र रेखा द्वारा दर्शा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अधिगम वक्र बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सीखने में बाधा आई होगी, सीखने का कम हुआ होगा, सीखना ज्यादा हो गया होगा, सीखने की दर ज्यादा कम रही होगी, उससे मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी बालक सीख रहा है ना, उसका क्या बना दो, ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कर दो। दूसरी भाषा में सीधा सीधा कहूं तो सीखने की मात्रा और प्रयासों की संख्या को ग्राफ पेपर के माध्यम से दर्शाया जाता है। यह जो अधिगम वक्र होता है ना, ये सीखने की मात्रा और प्रयास या अभ्यास को के बीच में एक खास संबंध को दर्शाता है कि इनके बीच में कैसा रिलेशन है, कितने प्रयास में कितना सीखा जा रहा है, कितने प्रयास में कितना सीखा जा रहा है, अगले प्रयास में कितना सीखा जा रहा है, उससे अगले प्रयास में कितना सीखा जा रहा है। एक रेखा बनती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक वाक्य गेट्स एवं अन्य ने कहा कि सीखने की दर, सीखने की मात्रा, सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कर दिया जाए तो वो अधिगम वक्र कहलाता है। ध्यान रह जाएगा, अधिगम वक्र किसे कहते हैं हम लोग, लर्निंग करो किसे कहते हैं, एक लाइन में लिखो, लिखो सीखने की मात्रा को, सीखने की मात्रा को दर्शाने वाली वक्र रेखा दर्शाने वाली वक्र रेखा अधिगम वक्र के रूप में जानी जाती है, अधिगम वक्र के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये वक्र रेखा सीखने की मात्रा एवं अभ्यास, ये वक्र रेखा सीखने की मात्रा एवं अभ्यास, ओब्लिक लगा के लिखो, प्रयास के मध्य एक खास संबंध को दर्शाती है, एक खास संबंध को दर्शाती है। खास संबंध को दर्शाती है। गेट्स एवं अन्य, गेट्स एवं अन्य, इसमें लिखो अधिगम की दर गति स्पीड, अधिगम की दर, गति, मात्रा एवं समय को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना, ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना अधिगम वक्र कहलाता है। वक्र कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। लिख लो नीचे वाली लाइन में, अधिगम वक्र सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं।
सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 लिखो, धनात्मक। धनात्मक को सकारात्मक कह सकते हैं ना, धनात्मक या नतोदर अधिगम वक्र, अधिगम वक्र, धनात्मक या नतोदर अधिगम वक्र, इसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव या फिर कॉनकेव लर्निंग करो। दो नाम याद रखने हैं, एक तो पॉजिटिव और एक कॉनकेव। हो गया? क्या होता है इसमें? क्या होता है? एक तो बढ़ती रहती है भाई, अधिगम की दर क्या होती है? बढ़ती रहती है। जैसे देखो, देखना एक बार है ना, मुझे ये बताओ, ये इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है। अब इसमें अधिगम की दर प्रारंभ में तो कम थी, सीखने की गति, सीखने की मात्रा प्रारंभ में तो कम थी, जैसे जैसे आगे बढ़ा सीखने की मात्रा क्या हो गई? बढ़ती गई। सीखने की मात्रा, सीखने की मात्रा, बताओ सीखने की मात्रा को मैं अधिगम की दर कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? रेट से इंडिकेट कर सकता हूं इसको। यहां पर लगने वाला समय, या फिर मैं इसे अभ्यासों की संख्या, या फिर मैं प्रयासों की संख्या कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? अच्छा बताओ, इसे शॉर्ट में मैं टी के रूप में इंडिकेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? मतलब टाइम, या अभ्यास की संख्या, या प्रयासों की संख्या। हमेशा यही करना है आपको। इधर नीचे टाइम आएगा और इधर क्या आएगी? रेट आएगी। यदि आप ग्राफ के बारे में थोड़ा सा भी समझते हो तो ग्राफ हम लोग बनाते थे पैमाना लेकर, पैमाना लेकर बनाते थे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 300 किलोमीटर। हमें कोई ग्राफ व्राफ बनाना होता था। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक बालक को दौड़ना हो, एक बालक को मान लीजिए 5 किलोमीटर दौड़ना है। कितने किलोमीटर दौड़ना है? ध्यान से समझिएगा। जब उसे 5 किलोमीटर दौड़ना है तो वो दौड़ना शुरू करता है, तब वार्म अप नहीं होता है, इसलिए प्रारंभ में वो धीरे धीरे दौड़ता है, फिर धीरे 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 जैसे लक्ष्य नजदीक आता है ना, वो अपनी स्पीड को बढ़ाता जाता है। मुझे बताओ, पहले वो 1 किलोमीटर दौड़ रहा था तो उसे 5 मिनट का समय लगता था, अगले 1 किलोमीटर दौड़ने में उसे 4 ही मिनट का समय लगा, अगले 1 किलोमीटर दौड़ने में उसे 3 ही मिनट का समय लगा। मुझे बताओ, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो कम प्रयासों में अधिक दौड़ता जा रहा है कि नहीं जा रहा है? प्रयासों की संख्या कम हो रही है और सीखने की मात्रा, दौड़ने की मात्रा अधिक हो रही है। यह बालक जब प्रारंभ में तो उसकी सीखने की दर क्या होती है? कम होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है सीखने की दर बढ़ती जाती है। अब आपको क्लियर नहीं होगा कि यह अधिगम वक्र किसका बनता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह अधिगम वक्र एक क्लास का बनाया जा सकता है। अपने को तो केवल पैमाना ही लेना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मिनट, या 1 सेंटीमीटर बराबर 5 प्रयास। अब 5 प्रयास में वो कितना सीख गया है? एक क्लास का बनाया जा सकता है एक बालक का। जैसे मैं आपकी एक क्लास का बनाऊं कि आप 2 घंटे में सीखे हैं यहां बैठ के, तो 2 घंटे में आप लोग कितना सीखे हैं? मान लीजिए आप आए तब तो थोड़े परेशान थे, नींद भी आ रही थी, यहाँ आके जमे, धीरे 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 जैसे जैसे मोटिवेट होते गए आपके
पढ़ने की मात्रा, सीखने की मात्रा बढ़ती गई। तो प्रारंभ में आपके अधिगम की दर कम थी और बाद में क्या हो गई, बढ़ती गई। ऐसा हो सकता है ना, संभव है ये चीजें। आप अधिगम वक्र लर्निंग करो एक पूरे दिन का भी बना सकते हैं भाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटा ले लिया आपने, 1 घंटे में कितने पढ़े, बात समझ में आ रही है। आप लर्निंग करो एक 7 दिन का भी बना सकते हैं, 1 साल का भी बना सकते हैं, पूरे जीवन का भी बनाया जा सकता है बालक के। 1 सेंटीमीटर बराबर उसके 5 साल, 20 सेंटीमीटर में काम हो जाएगा कि पहले 5 साल में बालक ने कितना सीखा था, अगले 5 साल में सीखने की दर कैसी थी, अगले 5 साल में सीखने की दर कैसी थी। बात समझ पा रहे। सामान्यतः ये लर्निंग करो एक बालक के लिए एक क्लास का माना जाता है। बालक के लिए कैसा माना जाता है, एक क्लास का, कि बालक ने एक क्लास में जो 35-40 मिनट का उसे क्लास मिला, उस क्लास में बालक ने कैसे सीखा, उसमें उसकी सीखने की गति कैसी थी। तो मान लीजिए वो बालक की सीखने की गति प्रारंभ में कम थी, आ रही है क्या, हटाना पड़ेगा, स्टैंड लगा हुआ है ना, गड़बड़ ये है। लर्निंग करो को सुधारना पड़ेगा, मैं बताऊंगा तरीका क्या हो सकता है सुधारने का। सीखने की गति प्रारंभ में कम और बाद में बढ़ती जाए, क्या बन जाता है, धनात्मक लर्निंग करो बन जाता है। लिखो, अच्छा लिखो, क्या बनाओ, बनाओ ये छोटा सा। देखो मैं सवाल पूछूंगा लास्ट में 4, मैं 4 सवाल पूछने वाला हूं आपसे, उनके लिए तैयार रहना आप। बढ़ा लिया। अब लिखो, ऐसा अधिगम वक्र, पॉजिटिव में, पॉजिटिव पढ़ रहे हैं हम। ऐसा अधिगम वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की दर जिसमें प्रारंभ में सीखने की दर कम हो एवं बाद में बढ़ती जाए, एवं बाद में बढ़ती जाए, फुल स्टॉप। समझ जाएंगे। अब देखो मैं इसको दूसरे तरीके से भी तो बोल सकता हूं ना, कि ऐसा अधिगम वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की मात्रा उसके प्रयासों की तुलना में कम हो और बाद में उसके सीखने की मात्रा उसके प्रयासों की तुलना में अधिक हो जाए। तो इसको सीधा सीधा कह दिया ना, सीखने की दर पहले कम और बाद में क्या हो, बढ़ती जाए। इसमें एक लाइन छोड़ देना, जो सवाल पूछूंगा ना वो लिखना है यहां पर, ठीक है। नंबर 2, ऋणात्मक या नकारात्मक या उन्नतोदर अधिगम वक्र। अधिगम वक्र नेगेटिव या कॉन्वेक्स लर्निंग करो, नेगेटिव या कॉन्वेक्स लर्निंग करो।
हो गया? बढ़ाऊं इसका? क्या होता है ये? प्रारंभ में तो बढ़ती है और उसके बाद में बना लीजिए। इधर तो क्या हो जाएगी? सीखने की मात्रा, और इधर क्या हो जाएगी? समय या अभ्यास या प्रयास। ये मुझे बताइए इस प्रकार की होगी कि नहीं होगी? इससे उल्टी हो जाएगी ना? प्रारंभ में अधिक और बाद में कम। कोई नहीं, किसी को मैं नहीं बताऊंगा, मैं बना लो तुम, नहीं बताऊंगा। मैडम ने बिल्कुल सही बनाया भाई, नहीं बताऊंगा। हाँ, वो एक दूल्हा था, है ना, बारात लेके गया। अच्छा, तो उसने क्या है कि जो कोट पैंट पहन रखा था, सूट पहन रखा था ना, वो पायजामा जो पहन रखा था। अब क्या है कि आजकल वाले तो दो दो चार चार ड्रेस एक्स्ट्रा में लेके जाते हैं। पहले प्राचीन काल में यार एक ही बहुत मुश्किल से मिलती थी। तो दूल्हे और दूल्हे के साथी जब थोड़े बहुत रिफ्रेश होने के लिए कहीं साइड में निकले, रिफ्रेश होते हैं ना उस दिन, तो चाहे दूल्हे के साथी कोई भी मत हो, लेकिन उनके पास भी क्लासिक मेंथल और वो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पैकेट, वो बहुत सारे होते हैं उनके पास में। तो हाँ, फिर वो कहते हैं यार जिंदगी के मज़े ले लो यार, मतलब पता नहीं उसी में रखा हुआ है क्या। तो गए तो क्या हुआ कि उसका पायजामा फट गया। अब और क्या करे बेचारा, दूल्हे का साथी फिर क्या काम आएगा? दूल्हे का दोस्त था, उस दोस्त ने उसने कहा कि रुको रुको, मैं करता हूं कोई व्यवस्था, मैं इसकी धोती बना लेता हूं और मैं इसको पहन लेता हूं और इसको मैं नया वाला दे देता हूं। तो उसको नया वाला दे दिया, पहन लिया। अब उधर से कुछ महिलाएं गुजर रही थी, भाई उसने ड्रेस चेंज कर दी ना। अब कुछ महिलाएं क्या गुजर रही थी, वो जैसे घर आए तो महिलाएं आए तो सही ना भाई, कोई जैसे कोई झुमारी देने के लिए आ रही है, कोई कैसे आ रही है, या देखने के लिए आए तो पूछे तो सही ना। तो अब आके पूछे कि भाई दूल्हा कौन है? सुबह तो ड्रेस चेंज थी, दोपहर में चेंज हो चुकी है, इसकी ड्रेस इसने पहन ली है, इसकी ड्रेस इसने पहन ली है, मामला चेंज हो गया है। तो वो महिलाएं पूछे, अब वो दूल्हा तो कैसे बोले कि भाई मैं ही दूल्हा हूं? उस दिन तो बोलता ही नहीं ना, कलडाउन होती है ना। तो वो साथ वाला उसे कहे कि देखो दूल्हा तो यही है, लेकिन ये पजामा मेरा है। उस दूल्हे ने उनको साइड में जाने के बाद कहा तेरा दिमाग खराब है क्या यार, फिर क्यों दिया तुझे? बोले ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। फिर थोड़ी महिलाएं और आई, उन्होंने पूछा कि भाई कौन है दूल्हा, कौन है इसमें? तो उसने कहा कि देखो दूल्हा तो ये है, लेकिन इसका पजामा भी इसका ही है। ये मेरा नहीं है। उसने कहा यार तेरा खोपड़ी खराब होगी। बोले ठीक है नहीं बताऊंगा। और महिलाएं आई, उन्होंने कहा भाई दूल्हा कौन सा है इनमें से? तो उसने कहा कि देखो दूल्हा तो यही है, बाकी पजामे के बारे में कुछ नहीं बता सकता हूं मैं। तो देखो कहना क्या चाहता हूं, हाँ भाव ये है कि मैं लर्निंग कर्व के बारे में इन सबको नहीं बताऊंगा कि आपने कैसा बनाया है। हाँ सही बनाया है क्या? हाँ दूसरा वाला तो नहीं बनाया। नहीं भाई पजामा उसी का था।
चेंज नहीं हुआ था। लिखो लिखो लिखो। नंबर 2 में क्या लिखना है? प्रारंभ में सीखने की दर अधिक, प्रारंभ में सीखने की दर अधिक एवं बाद में कम होती जाए। प्रारंभ में सीखने की दर अधिक एवं बाद में कम होती जाए। प्रारंभ में सीखने की दर अधिक एवं बाद में कम। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है ना सामान्यतः। प्रारंभ में तो जोश जोश में आते हैं कि नहीं आज तो पूरा ही पढ़ के आएंगे, पूरा ही समझ के आएंगे। फिर यहाँ आते ही ठंडी ठंडी हवा लगती है, अच्छा माहौल होता है, तो हल्के 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 नींद आने लग जाती है। तो पहले तो सीखने की दर ज्यादा थी और अब क्या हो गई है? कम हो गई है। अच्छा, इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं बना धनात्मक और नतोदर में? देखो सोच के देखिए आप, बढ़ रहा है, ये घट रहा है, उन्नति है संस्कृत भाषा में। ये संस्कृत का है क्या? यह है उन्नत प्लस उदर, उदर यानी पेट, और यह है नत, नत यानी पतन, और दर उदर यानी पेट का पतन और एक पेट का विकास। किसके पेट का विकास? ये देख लो, इसको देखोगे ना, इसका पेट धसा हुआ है अंदर, इसको देखोगे इसका पेट उभरा हुआ है। और अब इसको विज्ञान की भाषा में समझाऊं तो देखिए, इस कॉनकेव यानी होता है अवतल लेंस, क्या होता है? और कॉन्वेक्स यानी होता है उत्तल लेंस। देखो ये जो लेंस है ना, ये लेंस, ये किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस है। और ये जो लेंस है ना, ये अवतल लेंस है। कैसा है? अवतल लेंस। बात समझ पा रहे हैं ना? तो जिसमें पॉजिटिव होगा ना, जो पॉजिटिव होगा उसमें अवतल की आकृति प्राप्त होगी हमें, और जो नेगेटिव होगा ना उसमें उत्तल की आकृति प्राप्त होगी। बात समझ पा रहे हो ना? देखो इसके दोनों शब्द में से एक कोई शब्द इंग्लिश में दिया जाएगा आपको, या तो पॉजिटिव दे दे या कॉनकेव दे दे, या नेगेटिव दे दे या कॉन्वेक्स दे दे। सेकंड ग्रेड में पूछा था आपको, तो नहीं, ग्रेड 3 में तो नहीं पूछा, सेकंड ग्रेड में, हाल ही की सेकंड ग्रेड में सवाल पूछा था। और उसमें सवाल दिया था कि निम्न में से कौन सा, निम्न में से वह अधिगम वक्र, नहीं सीधा सीधा पूछ लिया, नतोदर अधिगम वक्र के बारे में सही संबंध, सही कथन कौन सा है? किसके बारे में? हिंदी में इतना ही दे रखा था, नतोदर अधिगम वक्र के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए में दे रखा था, ऐसा अधिगम वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की दर अधिक हो और बाद में कम होती जाए। दूसरे में दे रखा था कि ऐसा अधिगम वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की दर कम हो और बाद में बढ़ती जाए। दो ही जगह दिमाग लगाना था अपने को, कौन सा करोगे आप? दूसरा वाला करोगे, कोई दिक्कत नहीं थी ना, दूसरा वाला करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन इंग्लिश किसी ने देखी नहीं, ध्यान दिया नहीं। इस नतोदर को उन्होंने समझ लिया पतन। किसका पतन? अधिगम की दर का पतन। और नतोदर लिख दे, नत यानी क्या होता है? पतन होता है। उन्नतोदर लिख दे तो आप समझेंगे सीधा सीधा कि उन्नति यानी क्या होता है? प्रोग्रेस होती है। और सीधी सी बात है कि पतन हो रहा है, इसका मतलब पहले तो ज्यादा है और उसके बाद में कम है। सबने ऑप्शन ए ठोक के आए। फिर आरपीसी ने आंसर की निकाली, सही तो मान ही लेते हैं ना हम अपने हिसाब से कि सही है अपना क्वेश्चन। आरपीसी ने आंसर की निकाली तो उसमें ऑप्शन बी दे दिया। लोगों ने कहा ये आरपीसी को मतलब समझ में नहीं आता कुछ, आरपीसी क्या है ये किसी को भी पूछ लो आप, अंधे व्यक्ति को पूछ लो भले, उसे जाके पूछो बेटा नतोदर क्या होता है, वो बताएगा जिसका पतन हो, वही बताएगा ना। उन्नतोदर क्या होता है? जिसमें उन्नति हो। फिर लोग बाग आए, बोले प्रूफ दो। मैंने कहा प्रूफ किसका दें? बोले इसका प्रूफ दे। मैंने कहा इसका प्रूफ देने से कोई फायदा नहीं है, इसमें जो मानना है वो सही है। बोले कैसे? इंग्लिश में शब्द लिख रखा था, कॉनकेव लिख रखा था। मैंने कहा ये सही है। बोले नहीं, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है लोगों को। बोले प्रूफ दो। फाइनल आंसर ये में भी आरपीसी ने वही रखा। तो ध्यान रखना, ये नतोदर और उन्नतोदर ये उन्नति और पतन को नहीं दर्शाता है, अधिगम की मात्रा को।
ये उस उत्तल और अवतल लेंस को दर्शाता है कि उसकी आकृति कैसी बनी है। बात समझ रहे हैं? और पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, वो अधिगम की दर मात्रा को दर्शाते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। यहां तक क्लियर? नंबर 3 लिखो, इसमें भी एक लाइन छोड़ देनी है। नंबर 3 कौन सा है? सरल रेखीय अधिगम वक्र। लिख लो, देखिए फटाफट से। स्ट्रेट लाइन लर्निंग करो। स्ट्रेट लाइन लर्निंग करो। सरल रेखी क्या होता है? ये लो, ये मैंने बना दिया। इधर तो हो जाएगी R और इधर T हो जाएगा। ये लो, ये अधिगम वक्र बन गया। क्या क्या लिख लोगे? बढ़ती जाए। लिखो, सीखने की दर हमेशा समान रहे। सीखने की दर हमेशा समान रहे। मतलब आधे घंटे की बच्चे की जो क्लास थी ना, उसमें प्रारंभ में जैसे सीख रहा था ना, उसी दर से सीख रहा है। देख लो, लगातार हर जगह बराबर प्रयासों की संख्या में बराबर सीखने की दर बढ़ रही है। पहले वाले 5 मिनट में यदि 5 क्रियाएं सीखी होगी ना, तो अगले वाले 5 मिनट में भी उसने 5 क्रियाएं ही सीखी होगी। फिर अगला लिख लो, कौन सा होता है? लास्ट वाला है। लाइन तो छोड़नी है, एक ही पेज नहीं छोड़ना है। नंबर 4 लिखो, कौन सा होगा नंबर 4? एस आकारीय, या इसे बोलते हैं मिश्रित अधिगम वक्र। एस आकारीय या मिश्रित। या तो इसे बोलेंगे एस टाइप, या बोलते हैं कंबाइंड। सही लिखा है क्या? कंबाइंड मतलब मिश्रण, मिलाना। कंबाइंड लर्निंग करो, है ना? कैसा बनता है? बताओ, देखें। पहले बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर वापस बढ़ेगी। ये लो, पहले बढ़ेगी, पहले बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी। बना लो। इसमें क्या हो जाएगा? लिख भी लो। सीखने की दर लगातार परिवर्तित होती रहे, यही होता ना?
सीखने की दर परिवर्तित होती रहे, ऐसे लिख लो, सीखने की दर परिवर्तित होती रहे। जैसे कभी कम कभी ज्यादा, कभी खुशी कभी कम, ये होता है जीवन में भी। अब रहने दे, क्या खून पिएगा उसका। चले आगे। अब पूछ लूं क्या सवाल? 4 सवाल पूछने का वादा किया था मैंने ना, और आपको मैंने ये वादा किया था कि आप गलत करेंगे, है ना? पक्का करेंगे? ये कह रहे हैं कि हम हमारे प्रॉमिस पर खरा उतरेंगे। भरोसा नहीं तोड़ेंगे ना। ये भरोसा टूटना चाहिए, ये भरोसा एक न एक दिन टूटना चाहिए, तब जाके पढ़ाने का मतलब होगा कि आप गलत नहीं बताओगे। चलिए मैं बताता हूं। 4 ऑप्शन है ना, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, ये 4 ऑप्शन है। पहले फेंकना नहीं है। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ वक्र कौन सा माना जाता है? जिसने फेंक दिया है उसको पीटो। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ वक्र कौन सा माना जाता है? तैयार? ऑप्शन ए, बहुत अच्छा। ऑप्शन बी, कोई नहीं। ऑप्शन सी, बहुत अच्छा। अपना अपना जवाब आप ही याद रखना और पड़ोसी भी रखना। ऑप्शन डी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अधिगम का सबसे घटिया वक्र कौन सा माना जाता है? सवाल नंबर 2 है ये मेरा। सबसे घटिया निम्न स्तर का कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए, सोचने के लिए टाइम दूंगे। हाँ। हैं? पहले वाला क्वेश्चन दोबारा पूछूं? अच्छा, दोबारा रिव्यू करूं एक बार? नहीं नहीं नहीं। अधिगम का घटिया वक्र कौन सा माना जाता है ना? ऑप्शन ए, कोई नहीं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बहुत अच्छा। ऑप्शन डी, क्या बात है, क्या बात है। ये तो हुई सिद्धांतों की बात, ये तो हुई चाहिए की बात। अगला सवाल पूछ रहा हूं। सामान्यतः कौन सा अधिगम वक्र सबसे कम प्राप्त होता है? बोलना नहीं है। सामान्यतः कौन सा अधिगम वक्र सबसे कम प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, बहुत अच्छा है, साथ है लोग। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चौथा और लास्ट सवाल। वादा निभा दो इसी तरह से, टूटना नहीं चाहिए। सर्वाधिक कौन सा अधिगम वक्र प्राप्त होता है? सामान्यतः सबसे ज्यादा अधिगम वक्र कौन सा प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, बहुत अच्छा। ऑप्शन बी, अच्छा ये नहीं कहीं मुझे कोर कमेटी निरस्त करनी पड़ जाए जिस हिसाब से जवाब दे रहे हो ना। हाँ, सुधर जाना है अभी, चारों गलत है।
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, डी। बहुत अच्छा, लिखो। नंबर 1 था ना, उसमें लिखो। लिखो, यह सर्वश्रेष्ठ अधिगम वक्र माना जाता है। नंबर 1 में लिखो, यह सर्वश्रेष्ठ अधिगम वक्र माना जाता है। हो गया। दूसरे में लिखो, दूसरे में लिखो, यह सबसे निम्न स्तर का अधिगम वक्र माना जाता है। यह सबसे निम्न स्तर का अधिगम वक्र माना जाता है। एक बार कमेंट दिखाऊं, देखो ऑनलाइन वालों ने फेंके हैं क्या। वेरी गुड, ऑनलाइन वालों ने सही जवाब दे रखे हैं। फिर तीसरे में लिखो, लिखो सामान्यतः, सामान्यतः इस प्रकार के अधिगम वक्र सबसे कम कोष्टक में लिखो एक भी नहीं, कोष्टक में लिखो एक भी नहीं। सामान्यतः इस प्रकार के अधिगम वक्र सबसे कम प्राप्त होते हैं, सबसे कम प्राप्त होते हैं। और चौथे में लिख लो, सामान्यतः ऐसे वक्र सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। सामान्यतः ऐसे वक्र सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। किसके कितने कितने सही हुए? चारों किसके हुए? बहुत अच्छा। नहीं ऐसा मत समझना कोर कमेटी में भी चारों सही हुए हैं, वो पीछे वाले के हो गए, वो अलग बात है। उस टाइम एक कोर कमेटी सदस्य सक्रिय नहीं था। हाँ चारों सही हुए हैं, पीछे वाले के हो गया। समझ भी गए क्या? देखो बात आती है कि कौन सा अच्छा है, तो वो हमेशा अच्छा रहता है जिसमें लगातार वृद्धि होती जाए, इंक्रीज होता जाए, बढ़ता जाए। और कौन सा बढ़ता जाता है? धनात्मक होता है, वो बढ़ता जाता है। सबसे बुरा कौन सा होता है? जो हमेशा पतन की ओर ही जाता रहे। एक समय शून्य हो जाएगा, वो पतन की ओर जाएगा। तो फिर सबसे ज्यादा कौन सा बनता है? तो देखो क्लास में यदि कक्षा के बालकों का अधिगम वक्र बनाया जाए, प्रत्येक बालक का बनाया जाए, यहां मैं प्रत्येक बालक का बनाऊं, तो प्रत्येक बालक का, चाहे एक क्लास का बनाओ, चाहे जीवन का बनाओ, चाहे 7 दिन का बनाओ, चाहे 1 साल का बनाओ, हमेशा उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। प्रारंभ में आए तो थक हार के आए थे, थक हार के आए थे, आके थोड़ी बहुत रेस्ट की तो 5-7 मिनट तो वैसे लग गए, तो सीखने की दर थोड़ी कम रही। फिर आपने लगा कि हाँ सीखना चाहिए, फिर आपने सीखे, फिर उतने में थोड़ी सी नींद आने लगी, फिर सीखने की दर कम हो गई। फिर मैंने कहा सीख लो, सवाल आएगा, तो आपको लगा हाँ यार सवाल सही करना जरूरी है, सीखने लग गए। उतने में पड़ोसी ने गोचा कर दिया, सीखने की दर कम हो गई। फिर मैंने कहा शांतिपूर्वक सीख लो, नहीं तो फेल हो जाओगे, और तनख्वाह मिलती है 60,000 प्रति महीने, तो सीखने की दर बढ़ी। फिर आपको लगा रहे यार पता नहीं कब तक बकवास करेगा, थोड़ी देर रुक जा, हाँ। सीखने की दर कम हो गई। ये सर्वाधिक बनते हैं। यदि एक क्लास में 70%, 75% लोगों के अधिगम वक्र कैसे बनते हैं? ऐसा कार्यों ने। और ये बनता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य और बच्चा मशीन नहीं होता है, और कभी भी एक रफ्तार से कार्य नहीं कर सकता है। बच्चा क्लास में बैठ के 30 मिनट तक लगातार एक स्थिति में, एक गति में नहीं सीख सकता है, इसलिए यह लगभग शून्य ही होता है, कभी बनता ही नहीं। कोई भी समान गति से नहीं सीख सकता है,
कभी ना कभी तो उसमें उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा। हो गया? देखो ऑनलाइन वालों के विचारों सही है। अरे रहने दो, इनके चारों सही है, इनका मुकाबला कैसे करेंगे हम? कितने सही थे आपके? आपके 3-3 सही थे सबके? चारों सही थे, बहुत अच्छा। चलिए हो गया। अगली हेडिंग लगाओ, अधिगम पठार। अधिगम पठार। अब दोबारा से पूछो, चारों सही हो जाएंगे ना? अधिगम पठार। लर्निंग प्लेटो। ये पूछ रहा है कि सर इसके विपरीत प्रश्न आ जाए कि कौन सा अच्छा रहता है, तो कौन सा अच्छा रहता है बताओ? विपरीत क्यों आ जाए? वो तो मैंने बताया ना कौन सा अच्छा रहता है। हमेशा धनात्मक ही अच्छा रहेगा जीवन में। ये तो लिखा है सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है। सर्वश्रेष्ठ और अच्छा रहता है एक ही बात है। नहीं लिखा है कि आपने सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है? पहला वाला, नंबर 1 वाला, वो सर्वश्रेष्ठ मतलब जो अच्छा होगा वही तो सर्वश्रेष्ठ होगा ना। और 4 थे इसलिए सर्वश्रेष्ठ हो गया, 2 होते तो श्रेष्ठ हो जाता। अधिगम पठार, लर्निंग प्लेटो। क्या होता है पठार? वेरी गुड, वेरी गुड, सीखने में बाधाएं। फेंक दिया। मैं पूछ रहा हूं पठार क्या होता है? अच्छा, हाड़ौती का पठार सीखने में बाधा है क्या? है? ज्योग्राफी में पढ़ लिया ना? हाँ, वो पठार। अब मैं मेरी लैंग्वेज में समझाऊं। हमें तो देखो रघुवीर जी सर ने ऐसे बताया था कि देखो 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक पहाड़, एक पठार और एक मैदान। कॉन्सेप्ट है। हाँ, मतलब पर्वत पहाड़ को मैं एक ही ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि यदि जो धरातल से ऊपर ऊंचा उठा हुआ हो, धरातल से ऊपर हो, ऊपर से नुकीला हो या उबड़ खाबड़ हो, तो उसे पर्वत कहते हैं। धरातल से ऊपर उठा हुआ हो और ऊपर से समतल हो तो उसे पठार कहते हैं। और धरातल के समकक्ष और समतल हो उसे मैदान कहते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? पठार की बात कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? पठार की चर्चा कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, पठार हाँ, ये कह रहा है कोई बालक सीखना स्टार्ट करता है तथा सीखने रहने के बाद रुकावट आ जाती है, फिर बंद हो जाता है, कुछ टाइम बाद पुनः सीखता है। हाँ, तो कैसा बनेगा? ऐसा मैं कह रहा हूं, पैमाना लेके कैसा ही बना सकते हो यार, पूरे जीवन का, 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, कैसे ही बना सकते हैं, आपकी मर्जी हो। वैसे हो गया क्या? अधिगम पठार। अच्छा बताइए, आप अब बता दीजिए मुझे अधिगम पठार क्या होता है। अभी तो मैंने आपको पठार बताया है। बताओ अधिगम पठार किसे कहते हैं? सीखने में कोई बाधा उत्पन्न हो तो अधिगम पठार, और सीखने में बाधा उत्पन्न नहीं हो तो पठार नहीं है। कॉन्सेप्ट समझो ना। अच्छा, मैं ये कहूं कि सीखने की गति शून्य हो जाए तो अधिगम पठार होता है, गलत है। इसलिए मैंने पहले पठार का कॉन्सेप्ट बताया आपको। पठार धरातल से ऊपर उठा हुआ होता है। शून्य का मतलब तो धरातल पर गिरना होता है। हमेशा पठार अधिगम वक्र पर बनता है। एक बात तो ये ध्यान रखना, किस पर बनता है? अधिगम वक्र पर बनता है। पठार हमेशा कहां बनेगा?
अधिगम वक्र पर बनेगा। यदि सीखने की दर शून्य होती तो बताओ इसके समकक्ष मुझे रेखा प्राप्त होती कि नहीं होती? ये रेखा इसके समकक्ष होती कि नहीं होती? सीखने की दर यदि शून्य होती तो समय कितना ही दे दो, सीख ही नहीं रहा है, प्रयास करता जा रहा है, सीख ही नहीं रहा है, शून्य होती। अधिगम पठार हमें मिलते हैं इन वक्र पर। किसी कारणवश थोड़ी देर के लिए यदि सीखने की दर में न तो प्रोग्रेस हो और न कमी आए, किसी कारणवश बालक सीखता जा रहा है, मान लीजिए बालक 50 की स्पीड से सीखता जा रहा है, लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और थोड़ी सी स्थिति आई कि थोड़ी देर के लिए वो स्थिर क्या हो गई, बिल्कुल स्थिर हो गई, ना तो सीखने की दर बढ़ी और ना सीखने की दर घटी। बताओ वहां पर वो आकृति धरा समतल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लेकिन उस धरातल से तो ऊपर एक नहीं है, धरातल से ऊपर है। मैं ऐसे समझाऊं, जैसे आपने गाड़ी चलाना शुरू किया, सोचकर देखिएगा, आपने जैसे ही इस हाईवे पर गाड़ी चलाना शुरू किया, आपने स्टार्ट की जब शून्य की स्पीड थी, आपने एक्सीलेटर दबाया तो धीरे 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 स्पीड बढ़ गई। अब मान लो स्पीड बढ़ती गई लगातार, 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ती गई। अब स्थिति ऐसी आई कि 40 की स्पीड पे जाके आपने एक्सीलेटर को रोक लिया। अब अगले 5 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी केवल 40 पर जा रही है और फिर आगे गाड़ी और बढ़ रही है, स्पीड हो रही है। मुझे बताओ उस स्थिति में न तो अधिगम की दर में कमी आई और ना वृद्धि हुई। बताओ एक समान रही कि नहीं रही? और वो समतल स्थिति क्या कहलाएगी? अधिगम का पठार कहलाएगी। मतलब अधिगम की गति में न तो उन्नति हो न अवनति हो, कुछ समय के लिए यदि वो रुक जाए, स्थिर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अधिगम वक्र पर हमें किसकी प्राप्ति होती है? अधिगम पठार की प्राप्ति होती है। ध्यान रह जाएगा, लिखो। अधिगम पठार है ना, इसमें लिखो यदि ऐसी स्थिति बने जिसमें अधिगम की दर स्थिर हो जाए, अधिगम की दर स्थिर, कोष्टक में लिखना न कि शून्य, अधिगम की दर स्थिर हो जाए, तब अधिगम वक्र पर पठार की प्राप्ति होती है। पठार की प्राप्ति होती है। पठार की प्राप्ति होती है। नीचे की लाइन में लिखो, अर्थात अधिगम वक्र पर कुछ समय के लिए अधिगम वक्र पर कुछ समय के लिए अधिगम की गति ओब्लिक मात्रा में स्थिरता आ जाने, गति ओब्लिक मात्रा में स्थिरता आ जाने या रुक जाने या उन्नति एवं अवनति न होने की स्थिति में पठार की प्राप्ति होती है। रचना चौधरी कह रही है कि सर आज सौभाग्य से पहली बार लाइव आ रही हूं, स्वागत है आपका।
इतने दिन आप लाइव क्यों नहीं आ पाए? ऐसा कौन सा दुर्भाग्य था? और ये शेखर विश्नोई तो कहता है कि सर अधिगम पठार और अधिगम स्थानांतरण एक ही है क्या? गाय और भैं अंतर होता है ना दोनों में? उतना अंतर है भाई शेखर। समझ गए क्या आप? अधिगम पठार समझ गए ना? मैं पठार समझाना चाह रहा हूं, आप पठार समझ गए ना? अब देखिए, आप लोग बता रहे थे मुझे, बात तो आपकी सही थी कि सीखने में बाधा आ जाना, बात तो आपकी सही थी, लेकिन आपने पूरा बताना होता है कि सीखने की जो गति है ना, उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो जाए जिससे वो गति ना तो गिर रही है ना बढ़ रही है, वो गति समान रह रही है। भाई बाधा तो उत्पन्न और रुकावट तो हो ही रही है ना। जैसे गाड़ी है, वो गाड़ी 40 बढ़ रही थी, 0 से बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते 40 पर आ गई, लेकिन अचानक से सामने एक ट्रक आ गया और वो 40 की स्पीड में चल रहा है, अब वो बंदा ओवरटेक भी नहीं कर पा रहा है, तो बताओ उसमें बाधा आई है कि नहीं आई है? बढ़ती हुई गाड़ी में, बढ़ती हुई स्पीड में बाधा आई है, रुकावट आई है, तो वो गाड़ी कैसी हो गई है? बिल्कुल 40 पर हो गई है। जैसे इसी प्रकार से तो होता है ना भाई, आप लोग, जैसे ये धरातल है, ये क्या है? धरातल। अब देखो, इस धरातल से हेलीकॉप्टर उड़ा और वो ऐसे उड़ रहा है, बताओ अधिगम का वक्र प्राप्त हो रहा है ना? कैसा है? धनात्मक। धनात्मक है कि नहीं है? लेकिन कुछ समय बाद उसे सिग्नल मिला कि अब जैसे है उसी स्थिति में चलता रहे। अधिगम का वक्र तो है लेकिन पठार एक नहीं है। और वक्र कैसा है? ये वक्र कैसा है? सरल रेखीय। ये वक्र जो मिला है ना, ये कैसा है? सरल रेखीय कहेंगे कि नहीं कहेंगे इसको? फिर थोड़ी देर में उसे सिग्नल मिल गया इसलिए और ऊपर धरातल से उड़ने लग गया, फिर सिग्नल नहीं मिला तो थोड़ी देर यूं मिला। अब मुझे बताइए, ये दोनों अधिगम के पठार है कि नहीं है? लेकिन क्या इस अधिगम के पठार की स्थिति में हेलीकॉप्टर की ऊंचाई शून्य थी क्या धरातल से? शून्य तो नहीं थी ना। इसका मतलब सीखा तो जा रहा था, लेकिन सीखने की दर में क्या हो गई थी? स्थिरता आ रही थी। हो गया? हाँ हेमंत, सवाल पूछूंगा अब सवाल पूछूंगा, तैयार हो जाओ। 2 सवाल पूछूंगा, प्रॉमिस निभाओगे ना? दोनों दोनों सही करोगे? अच्छा, 2 सवाल पूछूं तो मैं इसमें से ही पूछ लो ना। ये लो, ये लो। पहला सवाल फेंकना नहीं है। किस प्रकार के अधिगम वक्र में सर्वाधिक अधिगम पठारों की प्राप्ति होती है? किस प्रकार के अधिगम वक्र में सर्वाधिक अधिगम के पठारों की प्राप्ति होती है? ऑप्शन 4 ये रहे, बोलो। ए, बी, सी, डी। वेरी गुड। दूसरा सवाल, किस प्रकार के अधिगम वक्र में सबसे कम अधिगम पठारों की प्राप्ति होती है? सबसे कम। ऑप्शन ए, बी, फिर बी क्यों नहीं है? ऑप्शन ए है तो फिर बी क्यों नहीं है? और सी और डी। अब की बार सही हो आप। सबसे ज्यादा अधिगम पठार कहां पर मिलते हैं आपको? ऐसा कार्य में मिलते हैं। और सबसे कम सी में। एक ही मिलता है भाई, लंबा मिलता है लेकिन
एक ही मिलता है। उनमें एक से ज्यादा हो सकते हैं। किनमें? अरे आप इसको फिर सुनने पर मत ले आना। अधिगम की दर तो बढ़ रही है ना। यदि लगातार अधिगम की दर स्थिर हो रही है 10 मिनट के लिए, तो यहां भी एक वक्र हो सकता है, यहां भी एक वक्र हो सकता है, यहां भी एक पठार हो सकता है, ये हो सकते हैं। इस जगह भी एक पठार बनाया जा सकता है, इस जगह भी पठार बनाया जा सकता है। भाई जरूरी तो नहीं है ना ये जो मैंने बता दिया ना वो इसी प्रकार का हो, ये ऐसे भी हो सकता है। देखो ये जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है, हल्का हल्का तो हो ही सकता है ना, ग्रोथ तो हो ही रही है ना। बात समझ पा रहे हो ना? ये तो हमने ग्राफ रेखा में मुक्त हस्त मिलाया है इसको, इसलिए मिल गया है। हर जगह पॉइंट बना बना के करते हैं, तो फिर पॉइंटों को यदि हम ऐसे नहीं मिलाकर यदि सीधा मिलाएं तो पठार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो सबसे ज्यादा किस में होंगे? ऐसा कार्य में। सबसे कम पठार किस में होंगे? लिख लो। गलत है ना दोनों? एक सही है, दोनों गलत है। लिखो, लिखो एस आकारीय वक्र में, यहीं पर अगली लाइन लिखो, एस आकारीय वक्र में सर्वाधिक, एस आकारीय वक्र में सर्वाधिक, जबकि सरल रेखीय में, जबकि सरल रेखीय में सबसे कम सरल रेखीय में सबसे कम अधिगम पठार प्राप्त होते हैं, अधिगम पठार प्राप्त होते हैं। हो गया? अगली हेडिंग लगाओ, अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना, और उपयोग नहीं करे तो लर्निंग ट्रांसफर नहीं होगा क्या? तो फिर संशोधन करो, दोबारा बताओ। है मतलब आपको लगता है पता नहीं अब तो ये इसका तो क्या होगा, कोई बहुत कठिन होगा, जैसे कोई पाइथागोरस प्रमेय पूछ ली मैंने आपको, है? पूर्व ज्ञान। देखो एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान यदि दूसरी परिस्थिति में सीखने वाले ज्ञान पर प्रभाव डाले या प्रभावित करे तो क्या कहलाएगा? बस भाई एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग हो जाए। उपयोग में तो हो सकता है हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन प्रभाव डालने में प्रभाव कैसा हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए लिखिए, लिखो एक परिस्थिति में
एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान यदि दूसरी परिस्थिति में सीखने वाले ज्ञान पर प्रभाव डालते हैं, प्रभाव डालता है, ऐसे लिखो ना। सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखने वाले ज्ञान पर प्रभाव डालता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। विक्रम देखो, विक्रम लाइन लगा दी विक्रम ने। अधिगम पठार क्यों बनता है, वह इसे कैसे दूर किया जा सकता है? अधिगम पठार क्यों बनता है बताओ देंगे आप। बालक की रुचि के कारण, विषय वस्तु का स्वरूप के कारण, वातावरण के कारण और शिक्षक की शैली के कारण। क्या ये कॉमन सेंस की बातें नहीं है क्या आपकी? और आपको ये पूछूं कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है, तो विषय वस्तु रोचक बनाओ, शिक्षण कौशल रोचक बनाओ, शिक्षण विधि अच्छी लेकर आओ, वातावरण ढंग का बनाओ, विषय का स्वरूप अच्छा लेकर आओ, तो ये क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। मतलब इतना तो पढ़ा लिखा ही मानता हूं आपको। पूछा जाए कि निम्न में से किस कारण से अधिगम पठार को समाप्त किया जा सकता है, तो 3 देंगे और फिर देंगे उपयुक्त सभी कारणों से, तो वो उपयुक्त सभी हो जाएगा ना। अरे ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं यार। हाँ, टीचर की विधि के कारण, एनवायरनमेंट के कारण, मॉडल का यूज करके, वो मॉडल का यूज करके शिक्षण को क्या बना रहे हैं? रोचक ही तो बना रहे हैं ना हम। अच्छा, उद्दीपक परिवर्तन द्वारा भी होता है। किसके द्वारा? कैसे उद्दीपक परिवर्तन है? देख छोरी, देख क्या बोल रही है। बोले सर की जगह मैडम को ले आओ। थोड़े बहुत कमा के खा रहे हैं, खा लेने दे। नहीं, इनको फालतू में तो नाम सुना देगी, लार टपक जाएगी, समस्या हो जाएगी। फिर तो मुझे लगता है अधिगम का पठार क्या क्रैश हो जाए, अधिगम पठार क्या दूर हो। फिर अपने कोर कमेटी बावली थोड़ी है जो पीछे पीछे बैठे। मैं संभाल लूंगा। वो अपने काम में मस्त है यार, उनको डिस्टर्ब थोड़ी किया जाता है। ये मैं बताऊंगा आपको, सृजनात्मक बालकों की पहचान होती है ये। बड़ी क्लास के लिए यूज करते पागल हेमंत, नहीं, बड़ी क्लास के लिए कैसे यूज करते हैं? कह रहे हैं वो लड़की बोल रही है वो तो बड़ी क्लास के लिए यूज करते हैं। नहीं, ये तो मजा नहीं है यहाँ। देखो मैं क्या कह रहा था आपको, उद्दीपक परिवर्तन कैसे होता है? एक शिक्षक, मान लो शिक्षक, उद्दीपक परिवर्तन आपने एक तो समझ लिया भाई शिक्षक चेंज कर दो, नहीं, एक ही शिक्षक रहे और वो उद्दीपक परिवर्तन कैसे करे? क्या, किसका? साइज का? यार साइज कम ज्यादा कैसे करेगा आदमी? वो कह रहे हैं भाई हमें समझ में नहीं है, आप क्यों हंस रहे हो? अरे मेरा कहने का मतलब है, एक टीचर होता है ना, वो टीचर रोबोट की तरह नहीं पढ़ाए हैं। रोबोट की तरह का मतलब केवल एक जगह आके खड़ा हो गया, ना उसकी आवाज में कभी उतार चढ़ाव आ रहा है,
ना उसकी शैली में उतार चढ़ाव आ रहा है, ना वो शारीरिक रूप से हाव भाव से उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है, एक ही जगह खड़ा है और चुपचाप तरीके से जैसे रेडियो बोल रहा है। एक दिन मुझे कहा था ना, इस क्लास में नहीं, उस दूसरे क्लास में कहा था, 2nd ग्रेड वाली में कहा था, बोले सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे रेडियो बात करता है ना वैसे आप बात करके चले जाते हो। नहीं, फिर मैंने बदल दिया, मैंने कहा आप टीवी की तरफ करूंगा मैं बात, फिर टीवी की तरफ बात करना शुरू कर दिया। हो सकता है उन्होंने पहली क्लास ही देखी होगी, या फिर मुझे लग रहा है आधी फर्दी नींद में थे, वो कहीं थोड़े सुन में से थे, तो उनको तो देखा तो नहीं होगा और उन्होंने सुना ही सुना होगा, आधी नींद आ रही होगी। उद्दीपक परिवर्तन होता है चलते चलते, बोलते बोलते रुक जाना, बोलते बोलते, जैसे बीच में बोलते बोलते मैं 2 सेकंड का आराम करता हूं ना, यदि आपको नींद भी आ रही होती है ना, किधर दूसरे ध्यान में भी होते हैं, तो एक बार देखते हैं कि क्या हो गया, वापस क्या हो जाते हैं, फ्लो में आ जाते हैं। चलते चलते आवाज को एकदम ही कम कर देना और एकदम से बढ़ा देना, कभी धीरे धीरे चलते चलते थोड़ा सा दौड़ना, कभी हाथ से इधर इशारा करना, कभी उधर इशारा करना, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करना। यह क्या होता है, उद्दीपक परिवर्तन होता है। और उद्दीपक परिवर्तन से अधिगम पठार को दूर किया जा सकता है, क्लास को क्या बनाया जा सकता है, रोचक बनाया जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं ना? क्लास में एक ही तरीके से बोला जा रहा है, बोलते बोलते कभी कभार आपने देखा होगा, मैं कोशिश तो करता हूं काफी सारी, लेकिन हो नहीं पाता है पूरा। बोलते बोलते कभी कभार बीच में बोलते बोलते जैसे कबाई बोल देना, कबाई भाषा बोलते हैं ना, जैसे बोलता ही जाए वो उस शब्द को, तो बालक को लगता है कि यार क्या आने वाला है, ये क्या बोलने वाला है, उतने में वो बालक जुड़ जाता है उसे वापस। ये उद्दीपक परिवर्तन के संकेत होते हैं। और एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छा क्या रहता है, उद्दीपक परिवर्तन। एक तरीके से कभी भी नहीं पढ़ाना चाहिए। तो अधिगम पठार को दूर कर देंगे भाई हम, कोशिश करके मिलके, सब हो गया। आसपास का ज्ञान देगा, ये उद्दीपक परिवर्तन, ये तो बीच में दूल्हे का उदाहरण देना, यही तो उद्दीपक परिवर्तन है। बीच में कोर कमेटी से बातचीत करना, यह उद्दीपक परिवर्तन है। आपको क्या लगता है कि यार हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि यार आपको मजे आए? नहीं नहीं, इसलिए कि आप जुड़े रहे क्लास से। क्लास से एक सबसे अच्छा टीचर वह होता है जो क्लास में बच्चों को अपने से जोड़ के रखे, जो उनको ध्यान को साइड में नहीं होने दे। नहीं तो बच्चे पता नहीं क्लास में बैठे बैठे लिखो, आप लिखो, क्या लिख रहे थे हम? अधिगम स्थानांतरण लिख लिया। विटेकर के अनुसार लिखो, विटेकर के अनुसार लिखो, अधिगम के अंतरण से तात्पर्य है कि अंतरण और स्थानांतरण एक ही है। अधिगम के अंतरण से तात्पर्य है कि किसी एक कौशल, स्किल, बजाओ ना, बस बस बस। हाँ हाँ, नहीं वो तो फिर हमारी असभ्यता हो जाएगी गेट खोलने से। तो ये इतना ही, अगले को लगे नहीं। अब देखो समस्या क्या होती है, उसमें टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है। उस टीचर को लगता है कि यार उनको ज्यादा मजा आ रहा है, इसलिए अपने वाले बच्चों को मजा नहीं आ रहा है, वो फिर कोशिश करता है। और बच्चों को लगता है यार इससे अच्छा तो पटवारी की तैयारी नहीं करके रीट की कर लेते ना। स्टूडेंट को ये लगता रहता है। लिख लो लिख लो, क्या लिखा है? अधिगम के अंतरण से तात्पर्य है कि किसी एक कौशल या विषय वस्तु के सीखने का, किसी एक कौशल, अंतरण से तात्पर्य है कि किसी एक कौशल या विषय वस्तु, स्किल या कंटेंट, विषय वस्तु के सीखने का किसी दूसरे कौशल, किसी दूसरे कौशल या विषय वस्तु के सीखने पर
किसी दूसरे कौशल या विषय वस्तु के सीखने पर पड़ने वाले प्रभाव से है। पड़ने वाले प्रभाव से है। बात समझ गए क्या? एक कोई भी आपने बालक ने कौशल सीख लिया या विषय वस्तु सीख ली, अब वो जब भी दूसरा कौशल या विषय वस्तु सीख रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? अधिगम स्थानांतरण। लेकिन परिभाषा किसने दी थी? विटेकर ने दी थी। साक्षी कह रही कि ई मित्र पर ओटीआर सही नहीं हो रहा है, RSMSSB के नंबर चाहिए, जो उनसे पूछूं कैसे होगा सही। है क्या किसी के पास नंबर? अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग, ये बोर्ड जो बना हुआ है, नहीं है? देखो मैं कुछ तरीके बताता हूं आपको। देखिए, तरीका पहला यह है कि आप गूगल पर सर्च कीजिएगा RSMB के टोल फ्री नंबर, उसमें आ जाएंगे, तुरंत देगा वो। फिर वहां से नंबर मिल जाए तो ऑफिस टाइम आप बात कर लीजिएगा, आपको पूरा बता देंगे, कंप्लीटली बता देंगे आपको। यदि ऐसा संभव नहीं होता है तो आप RSMSB की ईमेल आईडी सर्च कीजिएगा। भाई जो उन्होंने किसी भी प्रकार से मेल करने के लिए कोई आईडी बना रखी है, चाहे भले ही इस पर आपके जीमेल पर बना रखी हो, याहू पर बना रखी हो, कोई सी भी हो, उस आईडी पर आप शिकायत दर्ज करवा दिएगा, उस पर भेज दीजिएगा। या फिर आलोक राज के ट्विटर अकाउंट से जुड़ जाइएगा, जो वर्तमान में वहां के अध्यक्ष है। वो दिन में 5-7 ट्वीट करते रहते हैं, 1-2 काम का होता है और बाकी बिना काम के होते हैं। हाँ, वो अलग अलग ज्ञान देते रहते हैं, तो उनके कमेंट, उनमें कमेंट कर दीजिए, वो लगभग देख लेते हैं। या वहीं से आपको नंबर मिल जाएंगे उनके नंबर से चले जाइए। या फिर नहीं होता है तो आप लोग 181 पर शिकायत दर्ज करवा दीजिए, उससे समाधान हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है तो आप 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लेके RTI के तहत सूचना मंगवा लीजिए कि कैसे सही होगा, RSMB की लिख के भेज देगा, सूचना दे देगा। ऐसे नहीं होता है तो आप सीधे एक दिन समय निकालिए और जयपुर घूम के आइए, बोर्ड पहुंच जाइए और जाके करवा लीजिए। और फिर भी नहीं होता है, हो जाएगा ना? ये सारा कुछ करने के बाद भी नहीं होता है तो आप B2 बैच में आ जाइए, गीता भवन, कोई ना कोई समस्या का समाधान जरूर करेंगे। पर्ची आ गई? नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में, राज्य सरकार की महिलाओं को 50% रीट में आरक्षण देकर अधिगम पठार में सुधार का प्रयास कर रही है। अधिगम महिलाओं और पुरुषों का नौकरियों के मामले में या शिक्षण के मामले में यदि देखें तो पठार बन ही रहा था, लेकिन पिछले दिनों से तो पठार नहीं था, लगातार महिलाएं प्रयास कर रही थी। महिलाएं लगातार नौकरियों में और शिक्षा में क्या कर रही थी? ग्रोथ कर रही थी। मुझे लगता है इस वजह से कहीं पुरुषों का पठार खराब नहीं हो जाए। वैसे भी परेशान है महिलाओं से, हैं? मतलब परेशान कौन है? आप एक लिखो लिखो लिखो, अब ज्यादा हो गया। क्या हो गया? टाइम हो गया? नहीं नहीं, अभी कहां टाइम हो गया। लिखो, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। अब बंद कर दो इसको।
अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। कितने प्रकार का होता है? लिखो, ये सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। ये सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखो, कौन सा होता है? वेरी गुड, धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। धनात्मक को पॉजिटिव बोलते हैं, धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। क्या होगा? यदि एक परिस्थिति में आपने कुछ सीखा है, दूसरी परिस्थिति में आप कुछ सीख रहे हैं, नई अनुक्रिया सीख रहे हैं, यदि वो पहले सीखे वाला ज्ञान उसमें सहायता कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। समझने का प्रयास कीजिए और शायद समझ भी आएगा ये तो। जैसे एक बालक साइकिल चलाना सीख जाता है, उसके बाद वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, बताओ वो साइकिल चलाने वाला ज्ञान उसको काम आएगा कि नहीं आएगा? वो ज्ञान उसके काम आएगा कि नहीं आएगा? एक बालक एक कोई क्रिया को सीख जाता है, यदि वो क्रिया दूसरी क्रिया सीखने में, जैसे आपने संस्कृत की व्याकरण सीख ली, उसके बाद हिंदी की व्याकरण सीख रहे हैं, बताओ काम आएगा कि नहीं आएगा ज्ञान? यदि आपने हिंदी की वर्णमाला, हिंदी के शब्द युग्म, विलोम शब्द वगैरह वगैरह पढ़ लिया, उसके बाद आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, फिर भी काम आएगा कि नहीं आएगा? शब्दों के अर्थ काम आएंगे कि नहीं आएंगे? एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान यदि दूसरी परिस्थिति में ज्ञान के सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, सहायता करता है, तो वो क्या बन जाता है? वो धनात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है। लिख लो, यदि धनात्मक में लिखो, यदि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखे जाने वाले ज्ञान में, सीखे जाने वाले ज्ञान में सहायता उत्पन्न करता है, सहायता उत्पन्न करता है। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखे जाने वाले ज्ञान में सहायता उत्पन्न करता है। फुल स्टॉप। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे बताओ, देखिए उदाहरण, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल सीखना, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल सीखना, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल सीखना। और कोई? एक उदाहरण से समझ जाएंगे ना। अगला लिखे, आप तो कह रहे थे 3 बजे, 3 मिनट ही बाकी थे क्या?